दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश 75वीं सालगिरह स्वतंत्रता का जश्न के साथ मनाया। घर घर तिरंगे लगे, तिरंगा यात्रा निकला, रंगोत्सव हुआ, सब कुछ। बात कहां से शुरू की जाए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वादे करके सत्ता में आई सरकार की उन वादों के प्रति बेरुखी, आंदोलनरत कर्मचारियों की निराशा या फिर लाल किले के प्राचीर से आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री का फिर वही सब्जबाग, फिर वही परिवारवाद पर प्रहार, आधी आबादी को लेकर उनका करुण हो जाना, या फिर भ्रष्टाचार या काले धन की वापसी, या देश की उत्तरोत्तर विकास। कहां से शुरू किया जाए। हम बात करते हैं लाल किले से। लाल किले की प्राचीर गवाह है इस बात के कि इस देश के जितने भी प्रधानमंत्रियों ने वहां से देश को संबोधित किया है, जवानों को संबोधित किया है, उसकी एक एक इबादत दीवारों पर लिखी हुई है। लेकिन वह अनदेखी, अनकही सी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो कुछ भी कहा, क्या वह एक दर्प नहीं था? निश्चित रूप से वह दर्प था। यकीन मानिए, जिस परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है, क्या उस परिवारवाद को लेकर वे और उनकी पार्टी स्वयं खरे उतरे हैं? मध्य प्रदेश में हाल में ही हुए नगरीय निकाय चुनाव में जब भाजपा की चौतरफा पराजय होने लगी तो कहा गया कि परिवारवाद की वजह से, अपने परिजनों को, अपने लोगों को टिकट देने की वजह से हार हुई है। और इससे भी बड़ी कड़वी सच्चाई है कि भाजपा के 106 से अधिक सांसद, 303 या 300 सांसदों में से 106 सांसद ऐसे हैं जो कहीं न कहीं परिवारवाद से आते हैं। उनके परिवार के लोग विभिन्न जगह में विभिन्न पदों पर हैं। जिन संस्थाओं की वो बात कर रहे थे उन्हीं तरह की संस्थाओं पर हैं। तो क्या परिवारवाद का सब्जबाग और सपना जो लोगों को दिखाया जा रहा है वह केवल एक नारा है? यकीन मानिए, यह विपक्ष या क्षत्रपों को समाप्त करने की एक हवाई नारे के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि 8.25 साल की सत्ता किसी भी कार्य के लिए कम नहीं होती है। लेकिन परिवारवाद इन दिनों चरम पर है। प्रधानमंत्री अपने हर उद्बोधन में आजकल परिवारवाद पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की पार्टी में परिवार की वजह से जमे लोगों पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आइए आधी आबादी पर। आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री करुण हो गए। करुणा से भर गया उनका उद्बोधन, और होना भी चाहिए। क्योंकि आधी आबादी को यानी महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार लगातार हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, भाजपा शासित राज्य पर तो प्रधानमंत्री मोदी का अधिकार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है? राजस्थान भी जोड़ लीजिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है और वहां महिलाओं के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। थाने में उन्हें घंटों बिठा दिया जाता है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और सबसे बड़ा सवाल तो उस बिल का क्या हुआ, महिला आरक्षण का। 8.25 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया वे बता पाएंगे? लेकिन नहीं, यह भी एक नारा था। भ्रष्टाचार, काला धन, सब कुछ एक नारा ही तो रह गया है इन सालों में।
नारों से देश नहीं बदलता, नारों से चुनाव जीते जाते हैं और यही कोशिश लाल किले की प्राचीर से की जाती रही है। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कितने निष्ठावान हैं, सवाल तो ये है इन वर्षों में जो कुछ लोगों ने देखा है वह क्या बेईमानी है। जिस देश के 80 लाख परिवार 5 किलो अनाज पर निर्भर हो, उस देश के प्रधानमंत्री यदि परिवारवाद, काला धन, आधी आबादी को लेकर नारेबाजी करे तो फिर इसका क्या मतलब है। बढ़ती महंगाई और लोगों पे मुनाफा कमाने के लिए सरकार द्वारा लगाया जा रहा लगातार टैक्स क्या आम आदमी बर्दाश्त कर पा रहा है? उसकी जिंदगी खुशहाली के साथ बीत रही है। लेकिन ये अमृत काल है, इसे विष काल में टैक्स के माध्यम से बदलने की जो कोशिश हुई है, क्या उस पर विराम नहीं लगना चाहिए? छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। बहुत सारे वादों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में आई, 3.5 साल बीत गए। कल 15 अगस्त को कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी, खासकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, क्योंकि इनके नियमितीकरण के वादे के साथ भूपेश सरकार सत्ता में आई थी। इसलिए लग रहा था कि अब अगले साल चुनाव होने हैं, साल भर तो बचा है, कुछ न कुछ सरकार करेगी, लेकिन वे भी निराश हुए। हालांकि उन्हें इस बात का शायद अंदाजा था, इसलिए 20-22 तारीख से वे बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। स्कूली सफाई कर्मचारी तो आंदोलन कर ही रहे हैं बरसते पानी में। उन्होंने तपती धूप से शुरू किया था अपना आंदोलन। उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन वे डटे रहे। लेकिन दूसरे लोग शायद स्कूली सफाई कर्मचारी जितना मनोबल वाले नहीं थे। संविदा बिजली कर्मचारियों को किस तरीके से मार कूट कर भगाया गया आंदोलन स्थल से, यह पूरा प्रदेश जानता है। स्वास्थ्य कर्मचारी तो एक वादे पे कमेटी बनने और 3 महीने के अंदर नियमितीकरण की बात को लेकर वापस हो गए थे। लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी भी उस कमेटी के आसरे बैठे हुए थे, लेकिन शायद अब उनका सब्र टूटता चला जा रहा है और वे बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डीए और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। वे भी 25 से 29 जुलाई को आंदोलन किए, लेकिन उन 4 दिनों का वेतन काट दिया गया। अब वे 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। एक तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि 6% डीए दे देंगे, लेकिन क्या यह हवा हवाई नहीं है? निश्चित रूप से हवा हवाई है और देखना है कि क्या कुछ होता है। आजादी के अमृत उत्सव पे आ जाएं। छत्तीसगढ़ में बड़े जोरदार ढंग से बनाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झंडा वंदन किया। इस दौरान बहुत सारी संस्थाओं ने शानदार ढंग से आजादी का उत्सव मनाया। उसमें तृतीय लिंग समुदाय के लोग भी थे, उसमें सिया समुदाय के लोग भी शानदार झंडा वंदन करके राष्ट्रगीत और राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। दिन भर गूंजता रहा सिया समुदाय के लोगों के बीच। भाजपा के नेता पवन साय झंडा वंदन करने आए थे। यह भी एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा जिस तरह से चुनाव हारी है उससे वह अब तक उबर नहीं पाई है। हालांकि अब
नए अध्यक्ष आ गए हैं अरुण साय, और उनसे उम्मीद की जा रही है, देखना है कि वे किस तरीके से इस मुफलिसी का दौर कहना चाहिए से हटकर सत्ता तक पहुंचती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में घोटाले, जमीन घोटालों का तो फेहरिस्त है, आप सोच नहीं सकते। केवल रायगढ़ जिले में किस तरीके का जमीन घोटाला हुआ है। एनटीसीपी लारा घोटाला का, जमीन का घोटाला का आज तक पता नहीं है। तलाईपाली रेल लाइन की बात हो, साराडी बैराज की बात हो, जमीन अब नया आ गया है महाजेको जमीन घोटाला। कहा जा रहा है कि यह 200 करोड़ के आसपास का घोटाला है। जमीन बेचने खरीदने की जो अनुमति दी गई, घर घोड़ा अनुविभाग का मामला है यह, वहां जमीन बेचने के लिए तो जो रकबा हासिल किया गया, अनुमति हासिल की गई, उसे टुकड़े टुकड़े में बेचे गए। और कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। शायद यही वजह है कि इस मामले की जांच धीमी हो रही है। कलेक्टर रानू साहू ने जांच का आदेश दे दिया है और एसडीएम बिगेश पटेल ने कुछ पटवारियों को नोटिस भी जारी किया गया। 14 पटवारियों को लगभग नोटिस जारी की जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये वही पटवारी हैं जो सालों से जमे हैं, ये जमीन के कीड़े कहलाते हैं। और इन पटवारियों के खेल नेताओं के साथ किस तरीके से जमा हुआ है, यह भी हैरान कर देने वाला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बड़े नेता इस जमीन घोटाले में शामिल हैं। हम इसका विस्तार से आपको खसरा नंबर और पटवारी के हलके के साथ पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हमारे रिपोर्टर इस मामले में काम करना शुरू कर दिए हैं। देखेंगे कि कौन कौन से नेता भाजपा और कांग्रेस के इस जमीन घोटाले में शामिल हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।